हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। हम आज यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो आप जानते ही हैं सभी, हम प्रोविशन के बारे में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के तहत भी जानते हैं। CRPC का सेक्शन 360 जो है वो रिलेट करता है प्रोविशन से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को। अगर हम बात करें तो इस एक्ट के अंतर्गत टोटल कितने सेक्शन पाए जाते हैं? टोटल इसमें 19 सेक्शन यहाँ पर इस संबंध में पाए जाते हैं। इसी के साथ में जब आप इसका सेक्शन 1 रीड करते हैं जो रिलेट करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट से, सबसे पहले सेक्शन 1 में बताया जाता है यहाँ पर कि इस अधिनियम का, जिसको हम रीड करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है। और ये लागू कब से होगा? यहाँ पर इस हमें याद रखना होगा कि प्रेजेंट टाइम में यह कहाँ लागू होगा? यह प्रेजेंट टाइम में यह संपूर्ण भारत पर इन्फोर्सेबल माना जाएगा। जब आप यहाँ पे प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको हम इस लेसन में, इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे? हम यहाँ पर ये जानेंगे कि किन प्रकार के अपराधियों को प्रोविशन पर छोड़ा जा सकता है। किस प्रकार के अपराधी को एडमोनिशन पर, मतलब सिंपल स्पीकिंग बात करूँ तो चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। सुपरविजन ऑर्डर क्या होता है? जब किसी अपराधी को प्रोविशन पर छोड़ा जा रहा है तो इसी के साथ में, उसके साथ में एक सुपरविजन ऑर्डर भी फर्दर पास किया जा सकता है। उसकी क्या कंडीशंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताई गई हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर इस एक्ट में बात जानेंगे प्रोविशन ऑफिसर के बारे में। प्रोविशन ऑफिसर कौन होता है, उस प्रोविशन ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या पाई जाती हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए फिर अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी सेक्शन 1 की, जो रिलेट करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट से। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोविशन एक्ट के अंतर्गत, प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत डेफिनेशन का पोर्शन कहाँ दिया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन का पोर्शन जो है वो रिलेट करता है सेक्शन 2 से। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मेरे हिसाब से ये वाली होनी चाहिए। प्रोविशन ऑफिसर किसे कहते हैं? वैसे तो सारी ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोविशन ऑफिसर किसे कहते हैं? तो ऐसा ऑफिसर प्रोविशन ऑफिसर कहलाएंगे जिनको इस अधिनियम के तहत, जिनको इस एक्ट के तहत सेक्शन 13 के अंतर्गत अपॉइंटेड किया जाएगा। उस व्यक्ति को, उस ऑफिसर को प्रोविशन ऑफिसर के रूप में जाना जाएगा। जब भी आप इस एक्ट के अंतर्गत कोड शब्द को देखेंगे, जिसको डिफाइन कराया गया है सेक्शन 2 के सब क्लॉज A के अंतर्गत, वहां पर कोड का तात्पर्य किससे माना जाएगा? कोड का तात्पर्य यहाँ पर CRPC से माना जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से माना जाएगा। यहाँ पर तो 1898 बहुत पुराना नाम दे रखा गया है। CRPC 1973 से इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वहीं पर इस संबंध में आता है इसमें वर्ड्स और एक्सप्रेशन प्रेस्क्राइब्ड कहाँ डिफाइन करा गया है? सेक्शन 2 के सब क्लॉज C के अंतर्गत डिफाइन करा गया है। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट कोड। वर्ड एंड एक्सप्रेशन सेक्शन 2 सब क्लोज D बताता है कि ऐसे शब्द जो यहाँ प्रयोग करे गए हैं लेकिन उनको डिफाइन नहीं करा गया इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसका, और उनको वहाँ डिफाइन कराया गया है CRPC में, तो इसके यहाँ पर इस एक्ट के अंतर्गत भी उनका वही मतलब माना जाएगा जो कि वहाँ CRPC में बताया गया है। इस संबंध में हमने शुरू में आपसे बात करी थी कि हम यहाँ इस एक्ट के अंतर्गत क्या बातें जानेंगे, स्पेशली कि किन अपराधियों को एडमोनिशन पर, मतलब चेतावनी देकर भी रिलीज किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 3 जो है, इस एक्ट का सेक्शन 3 वो किससे रिलेट करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको याद रखना है सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का वो रिलेट करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। अब यहाँ पे बात हो रही है किस प्रकार के अपराधियों को सिर्फ चेतावनी देकर भी रिलीज किया जा सकता है। ये कोर्ट की पावर की बात करता है सेक्शन 3 जो है यहाँ पे इस संबंध में। अब हम सबसे पहले यहाँ पर यह जानेंगे किस प्रकार के अपराधियों को इस संबंध में केवल एडमोनिशन, मतलब चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। जब यहाँ पर यह पाया जाता है कि जो व्यक्ति है उसने जो अपराध करा है वो रिलेट करता है इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 379 से, 380 से,
381 से, 404 से और 420 से। या फिर उसने ऐसा अपराध किया है, चाहे आईपीसी के तहत हो या किसी अन्य विधि के तहत हो, उसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए जो कारावास है वो 2 साल से ज़्यादा का नहीं है, 2 साल से कम का है, या फिर जुर्माने से दंडित है, या फिर दोनों से। और ऐसी कंडीशन में प्लस एक बात और याद रखनी होगी, उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन का रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन का रिकॉर्ड नहीं उसके अगेंस्ट प्रूव हुआ है। तब यहाँ पर अगर ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं तो इस प्रकार के अपराधी को, अगर कोर्ट को सही लगता है, अगर कोर्ट यहाँ पर उस केस की सरकमस्टांसिस को देखने के बाद में, उसका ऑफेंस की प्रकृति को जानने के बाद में और ऑफेंडर के कैरेक्टर को समझने के बाद में अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट में क्या लिखा है, मैंने शुरू में भी कहा था, सेक्शन 3 क्या करता है, सेक्शन 3 कोर्ट की पावर को बता रहा है कि कोर्ट अगर चाहे तो फिर यहाँ पर ऐसी कंडीशन, ऐसी सरकमस्टांसिस एराइज होने पर कोर्ट अगर सही समझता है तो कोर्ट यहाँ पर उस ऑफेंडर को सेंटेंस करने की बजाय या फिर उसे सेक्शन 4 के तहत प्रोबेशन पर छोड़ने की बजाय कोर्ट यहाँ पर उसे केवल एडमोनिशन देकर, केवल चेतावनी देकर भी यहाँ पर वो इस संबंध में उसको रिलीज कर सकती है। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन। अभी हमने क्या जाना था, उसको प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए इससे पहले, उसे किस प्रकार के अपराधी को एडमोनिशन पर छोड़ने की बात हो रही है, तो उसमें एक ये वाला पॉइंट भी उसमें आ रहा है और एक्सप्लेनेशन में इस बात को और एक्सप्लेन कर दिया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट अ पर्सन शैल इंक्लूड, इसमें ही और बातें इंक्लूड हो जाएंगी, प्रीवियस कन्विक्शन में ही, इंक्लूड एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट हिम अंडर दिस सेक्शन और सेक्शन 4। तो अभी आपने संबंध में इसमें क्या जाना, बहुत जनरल स्पीकिंग हम बात करेंगे। अभी आपने इसमें बेसिकली यह जाना, आपसे अगर प्री में क्वेश्चन पूछा जाए, एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए अगर ये वाला, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, यह कौन से, जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है उसके कौन से सेक्शन से रिलेट करता है, तो सेक्शन 3 से रिलेट करता है। किस प्रकार के अपराधी को यहाँ पर एडमोनिशन देकर, चेतावनी देकर भी रिलीज किया जा रहा है, तो ऐसे अपराधी को जिसने आपके सामने वो बताई गई हैं, कौन से अपराधी की बात हो रही है, जिसने किस प्रकार का अपराध किया है, इसमें प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। कोर्ट किन बातों को यहाँ पर मद्देनजर रख के, किन बातों को इस संबंध में ध्यान देगा, केस की सरकमस्टांसिस क्या है, ऑफेंस ऑफेंस का नेचर क्या है, ऑफेंडर का करेक्टर क्या है, इन बातों को ध्यान रखेगा। ये कोर्ट के ऊपर पावर है कोर्ट की, कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट उसे सेंटेंस करने की बजाय या फिर उसे प्रोबेशन पर छोड़ने की बजाय उसे कोर्ट यहाँ पर एडमोनिशन देकर भी छोड़ सकती है, रिलीज कर सकती है इस संबंध में। वहीं पर अब हम बात करते हैं इसमें सेक्शन 4 की। अभी आपको याद होगा आपने बात करी थी सेक्शन 3 के अंतर्गत वो भी कोर्ट की पावर बता रही है और यह सेक्शन 4 भी कोर्ट की पावर बता रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सेक्शन 3 जो है वो कोर्ट की पावर बता रही है इन रिगार्डिंग ऑफ कि कोर्ट जो है सर्टेन ऑफेंडर्स को कब एडमोनिशन पर छोड़, एडमोनिशन के बाद छोड़ सकता है, चेतावनी देकर रिलीज कर सकता है। बल्कि सेक्शन 4 बताता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोवेशन, यह प्रोवेशन पर छोड़े जाने की बात कर रहा है, ऑफ गुड कंडक्ट। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें प्री में, एमसीक्यू में। वह कौन सा सेक्शन है जिसके तहत इस एक्ट में बताया गया है, प्रोवेशन ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत बताया गया है, वो कौन सा सेक्शन में बताया गया है कि ऑफेंडर्स को प्रोवेशन पर छोड़ा जा सकता है, वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4 है। अब आप आराम से रीड करिए। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, When any person is found guilty of having committed an offence not punishable with death or imprisonment for life। सबसे पहली बात आ रही है किस प्रकार के अपराधी को प्रोवेशन पर रिलीज करे जाने की बात आ रही है। सर्टेन ऑफेंडर से किस प्रकार के अपराधी को प्रोवेशन पर रिलीज करने की बात आ रही है। When any person is found guilty of having committed an offence not punishable, जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए गिल्टी पाया गया है, दोषी पाया गया है जो कि मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडित नहीं है। एंड द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ द ओपिनियन डेट हैविंग रिगार्ड टू, और कोर्ट यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखेगा उस केस का जो सरकमस्टांसिस है, जिस सरकमस्टांसिस में उसने वो अपराध करा, उस अपराध की प्रकृति क्या रही है और वो जो ऑफेंडर है इस प्रकार का उसका करेक्टर कैसा है, इन बातों को ध्यान रखते हुए it is expanded to release him on probation of good conduct, then notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force।
इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट यहाँ उसे प्रोविजन पर रिलीज कर सकता है। द कोर्ट में क्या वर्ड यूज हो रहा है, कोर्ट में। ये कोर्ट की पावर है जो आपने शुरू में भी रीड करी थी। सेक्शन 4 की हेडिंग ही ये कहती है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। ये कोर्ट की पावर है। कोर्ट में इंसिस्ट ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट डायरेक्ट दैट he be released on his entering into bond with or without surety to appear and receive sentence when called upon during such period not exceeding 3 years as the court may direct and in the meantime to keep the peace and be of good behavior। अभी आपने यहाँ पे क्या रीड करा, सेक्शन 4 कहता है कोर्ट की पावर बता रहा है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सर्टेन ऑफेंडर्स को प्रोविजन पर रिलीज कर सकते हैं। सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 यहाँ पर यह कहता है, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 यह कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके बारे में पाया गया कि उसने जो अपराध करा है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास दंडित नहीं है, और कोर्ट यहाँ पर किन बातों को ध्यान रखेगा, वो जो अपराध हुआ है उसकी प्रकृति कैसी रही है, सरकमस्टांसेस जिसमें उसके द्वारा अपराध करा गया ऑफेंडर के द्वारा, ऑफेंडर की करेक्टर कैसा है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट को सही लगता है, कोर्ट में अगर कोर्ट को सही लगता है तो उस अपराधी को कोर्ट यहाँ पर प्रोविजन पर छोड़ सकता है। प्रोविजन की जो समय अवधि होगी, ड्यूरेशन, वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी, और यहाँ इस संबंध में उस अपराधी से एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो श्योरिटी या बिना श्योरिटी के भी भरवाया जा सकता है। और इसकी अवधि कितनी होगी प्रोविजन की, मैक्सिमम, सॉरी हाँ आप कह सकते हैं मैक्सिमम 3 ईयर्स होगी, आप कह सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स होगी, ठीक है। और उस व्यक्ति से, उस ऑफेंडर से जिसको प्रोविजन पर रिलीज करा गया है, उससे यह उम्मीद की जाएगी कि जितने टाइम पीरियड के लिए वो प्रोविजन पे है उतने टाइम पीरियड में वो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे और अपना गुड बिहेवियर कायम रखे, बशर्ते कि इसका एक प्रोविजो भी दे रखा गया है सबसेक्शन 1 में, provided that the court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied that, बशर्ते कि court shall not direct such release of an offender unless it is satisfied, कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का रिलीज का डायरेक्ट आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जो कोर्ट है वो ये जो सरकमस्टांसेस बताए गए हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं इस प्रोविजो में, जब तक कोर्ट उसे सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का रिलीज का डायरेक्ट आदेश नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि कौन से पॉइंट्स आप रीड कर लीजिए, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर और हिज सिक्योरिटी इफ एनी ही हैज फिक्स्ड अ प्लेस और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइज जुडिक्शन, जो कोर्ट का जुडिक्शन है उसके भीतर ही यहाँ पर उसका एक फिक्स्ड प्लेस है, उसका रेगुलर ऑक्यूपेशन है, एक स्थान है उसका जो कि कोर्ट का जुडिक्शन है उसके भीतर, और इन द विच द ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच ही एंटर इनटू द बॉन्ड, जब तक यहाँ पर इन कंडीशन से, इन सरकमस्टांसेस से कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का रिलीज का आदेश नहीं दिया जा सकता है। वहीं पर इसका सबसेक्शन 2 इसको और एक्सप्लेन करता है इन सब बातों को। वो क्या कहता है सबसेक्शन 2 यहाँ पर इसमें, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो कोर्ट के द्वारा प्रोविजन का ऑर्डर दिया जा रहा है उसको दिए जाने से पहले, उस ऑर्डर को भी दिए जाने से पहले यहाँ पर कोर्ट यह देखता है कि अगर इस मामले में कोई प्रोविजन ऑफिसर द्वारा कोई रिपोर्ट आई है तो पहले कोर्ट यहाँ पर उस रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। सबसेक्शन 1 में जो कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है, प्रोविजन का जो कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है उसको दिए जाने से पहले कोर्ट अगर यहाँ पे देखता है कि प्रोविजन ऑफिसर कोई रिपोर्ट आई है तो पहले कोर्ट उसको भी कंसीडर करेगा। बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू द कंसीडर द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफिसर कंसर्न इन द रिलेशन ऑफ द केस। वहीं पर सबसेक्शन 3 क्या कहता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप यहाँ इस एक्ट में यह तो जानेंगे ही कि कब किन व्यक्तियों को, किस अपराधी को एडमोनिशन देकर, चेतावनी देकर भी रिलीज किया जा सकता है, कब किसी अपराधी को प्रोविजन पर भी छोड़ा जा सकता है। आप सुपरविजन ऑर्डर के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर अब आप जानेंगे सेक्शन 4 के सब क्लोज 3 के अंतर्गत सुपरविजन ऑर्डर के बारे में अब आप बात करेंगे। व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड द कोर्ट में,
if it is of the opinion that in the interest of offender and of the public, जब कोर्ट के द्वारा सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर बताया गया है उसे पास किया जा रहा है, तब अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना ऑफेंडर के हित में भी है, पब्लिक इंटरेस्ट में भी है, तब यहाँ उनके द्वारा एक सुपरविजन ऑर्डर पास किया जा सकता है। यहाँ पर इस संबंध में जो ऑफेंडर होगा वो उस जो सुपरविजन करने वाला अधिकारी होगा उसके अंडर में रहेगा। यहाँ पर जो सुपरविजन कौन करेगा उसका, वो प्रोबेशन ऑफिसर करेगा जिसका नाम उस ऑर्डर में मेंशन किया जाएगा। यहाँ पर सुपरविजन की अवधि कितनी होगी, 1 साल से कम की नहीं मानी जाएगी और इसके साथ इसमें कुछ कंडीशन वगैरह भी इम्पोज की जाएंगी। अब इसको रीड करते हैं पहले हम एक बार। व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड द कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन डेट, जब ऑर्डर सबसेक्शन 1 के तहत पास किया गया है तो कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर ऑफेंडर का इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो इन एडिशन, तो इसी के साथ में अतिरिक्त एक सुपरविजन का ऑर्डर भी कोर्ट यहाँ पर डायरेक्ट कर सकती हैं। डेट द ऑफेंडर शेल रिमेन अंडर द सुपरविजन, कोर्ट यहाँ पर क्या ऑर्डर दे रही है कि जो ऑफेंडर है वो सुपरविजन में रहेगा। किसके सुपरविजन में रहेगा, प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहेगा। कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर होगा, जिसका नाम उस ऑर्डर में मेंशन किया गया होगा। और यहाँ पर उस ऑर्डर की अवधि कितनी मानी जाएगी, उस सुपरविजन ऑर्डर की अवधि कितनी होगी, वो 1 साल से, ये पूछा जा सकता है आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से, उसकी अवधि 1 साल से कम की नहीं होगी। एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन एंड मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर इम्पोज, और इसी के साथ में उसके ऊपर कंडीशन इम्पोज की जाएंगी। एज इट डीम्स नेसेसरी फॉर द ड्यू सुपरविजन ऑफ द ऑफेंडर, जब तक वो ऑफेंडर उस सुपरविजन में रहेगा तब तक उसे उन कंडीशंस को पालन करना पड़ेगा। और वो कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं, किससे रिलेट हो सकती हैं, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 4 का सबसेक्शन 4। जो कंडीशन लगाई जा रही है सुपरविजन ऑर्डर के तहत वो किस तरह की हो सकती है कि आपको अपने रेजिडेंस में रहना है, आपको इंटॉक्सिएशन से एब्सटेंस रहना है, जो भी कंडीशन बताई जा रही है, जो कोर्ट आपको ऑर्डर दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उनको आपको फुलफिल करना है। कोशिश यही करनी है कि अपराध को आप रिपीटेशन में ना करें, किसी प्रकार का आप अपराध ना करें, उससे दूर रहें। आप इसको रीड कर लीजिए अब। द कोर्ट मेकिंग एंड सुपरविजन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 3 shall require the offender before he is released to enter into bond with or without surety to observe the condition specified in such order, and such additional condition will respect to residence, abstinence from intoxication or any other matter as the court may, having regard to the particular circumstances, consider fit to impose for preventing a repetition of the same offence or commission of other offence by the offender। इस तरह की conditions वहाँ पर इम्पोज उसके ऊपर की जा सकती हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि यहाँ इस संबंध में यह जो सुपरविजन ऑर्डर दिया गया था सबसेक्शन 3 के अंतर्गत, जो सुपरविजन ऑर्डर दिया गया था सबसेक्शन 3 के अंतर्गत, उसकी जो कॉपी होगी, सुपरविजन ऑर्डर की जो प्रतिलिपि होगी, वो किन लोगों को दी जाएगी, उसके रिगार्डिंग बात करता है सबसेक्शन 5 इसका। द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन, कोर्ट के द्वारा जो सुपरविजन ऑर्डर दिया गया है उसकी कंडीशंस को, टर्म्स को ऑफेंडर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में इसकी एक कॉपी किन लोगों को दी जाएगी, जितने भी ऑफेंडर्स हैं हर एक को वो कॉपी दी जाएगी। ईच ऑफ ऑफेंडर्स, अगर श्योरिटी है उसके, हमने शुरू में भी कहा था प्रोविजन पर छोड़ा जा रहा है, बॉन्ड भरवाया जाएगा विथ श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी। अगर श्योरिटी है तो उनको भी प्रतिलिपि दी जाएगी और प्रोबेशन ऑफिसर को भी इसकी एक प्रतिलिपि यहाँ पर इस संबंध में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, एक बार सेक्शन 4 को हम समरी अप करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। सेक्शन 4 क्या बात कर रहा है, सेक्शन 4 बात कर रहा है कोर्ट की पावर के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 4, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन द प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। सेक्शन 4 बात कर रहा है इस प्रकार के अपराधी को प्रोविजन पर रिलीज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। ऐसे अपराधी को जिसके द्वारा जो अपराध किया गया है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित नहीं अपराध है। कोर्ट यहाँ पर उसे प्रोविजन पर रिलीज करते समय इन सब बातों को ध्यान रखेगी। केस की सर्कमस्टांसिस क्या है, ऑफेंस का नेचर क्या है, ऑफेंडर का करेक्टर क्या है। यहाँ पर उसको रिलीज करते समय उससे बॉन्ड भी फिल करवाया जाएगा, श्योरिटी विदाउट श्योरिटी होगा। इस प्रोविजन की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 साल से ज़्यादा की नहीं होगी।
उस पीरियड में उससे उम्मीद की जाएगी ऑफेंडर से कि वो गुड बिहेवियर और शांति व्यवस्था कायम रखे इस संबंध में। जब तक यहाँ पर सरकमस्टांसेस जो बताई गई हैं जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कोर्ट यहाँ पर, तब तक कोर्ट इस प्रकार का डायरेक्ट जो है ऐसी रिलीज का आदेश डायरेक्ट नहीं कर सकती है। कोर्ट सबसेक्शन 2 यहाँ पर यह बात करता है कि जब भी कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का आदेश दिया जा रहा है तो कोर्ट अगर यहाँ पर पाती है कि प्रोबेशनल ऑफिसर को रिपोर्ट आई है तो कोर्ट पहले उसको कंसिडर जरूर करेगी। सबसेक्शन 3 सुपरविजन ऑर्डर के बारे में बात करता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि ऐसा करना ऑफेंडर के इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो कोर्ट यहाँ पर इस संबंध में सुपरविजन का ऑर्डर भी पास कर सकती है। यहाँ पर सुपरविजन के ऑर्डर की जो अवधि होगी वो 1 साल से कम की नहीं होगी, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। उसी के साथ में उसमें कुछ कंडीशन भी इम्पोज की जाएंगी जिनके बारे में सबसेक्शन 4 बात करता है कि यहाँ पर वो अपने रेजिडेंस में रहेगा, उसके रेजिडेंस से रिलेटेड कंडीशन होंगी, वो इंटॉक्सिएशन से एब्सटेंस रहेगा, जो भी डायरेक्शन उसे दिए जाएंगे उनको फुलफिल करेगा, उसने कोशिश करनी होगी कि वो उन अपराधों को रिपीट ना करे और किसी प्रकार के भी अपराध में ना आए। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जो ऑफेंडर होता है उसे इस प्रकार कंडीशंस को अच्छी तरह समझा दिया जाएगा और इस सुपरविजन ऑर्डर की एक कॉपी किन लोगों को दी जाएगी, हर एक ऑफेंडर को दी जाएगी, श्योरिटीज अगर हैं तो उनको दी जाएगी और प्रोबेशन ऑफिसर को भी इसकी कॉपी पहुंचा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, अब एक बार फिर समझ लेना, सेक्शन 3 भी कोर्ट की पावर बता रहा था। क्या कह रहा था सेक्शन 3? अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। सेक्शन 3 कोर्ट की क्या पावर बता रहा था? वो बता रहा था कि सर्टेन ऑफेंडर्स को एडमोनिशन के बाद में, मतलब चेतावनी देकर भी रिलीज किया जा सकता था। वो कौन सी कंडीशन थी वो सेक्शन 3 में जानेंगे, 3 में जानी थी हमने। सेक्शन 4 क्या बात कर रहा था? सर्टेन ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पर भी रिलीज किया जा रहा था। किन सरकमस्टांसेस में? सेक्शन 4 में जाना था। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 की। यह भी कोर्ट की पावर ही बता रहा है हमें। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। पहले एक बार ढंग से समझ लो बेटा। यहाँ पर सेक्शन 5 ये कह रहा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर, कोर्ट की पावर बता रहा है। किस बात के रिलेटेड कोर्ट की पावर बताई जा रही है? कि जो ऑफेंडर्स सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत रिलीज करे गए हैं उन ऑफेंडर से कंपनसेशन पे करने के लिए कहा जा सकता है और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पे करने के लिए कहा जा सकता है। ये कोर्ट की पावर है जो सेक्शन 5 में बताई गई है। सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 यहाँ पर ये कहता है कि जो ऑफेंडर्स सेक्शन 3 और 4 के तहत रिलीज करे गए हैं, अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट यहाँ इस संबंध में एक फर्दर ऑर्डर भी जारी कर सकती है कि जिस व्यक्ति को इस ऑफेंडर की वजह से हानि पहुंची है उसको एक रीजनेबल कंपनसेशन यहाँ पे कोर्ट दिलवा सकती है, जो भी उसको लॉस या इंजुरी पहुंची है, और एक रीजनेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी दिलवाई जा सकती है उस व्यक्ति से एक रीजनेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी दिलवाई जा सकती है। अब पहले आप इसको फिर से रीड करिए एक बार से आप। सेक्शन 5 पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज्ड ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। सेक्शन 5 क्या कहता है? यहाँ पर पावर ऑफ कोर्ट के बारे में बता रहा है। सेक्शन 5 यहाँ पर कोर्ट की पावर बताई जा रही है कि जो ऑफेंडर्स रिलीज किए जा रहे हैं सेक्शन 3 और 4 के तहत, उनको अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट यहाँ पर उनसे क्या करवा सकती है? कंपनसेशन रिसीव कर सकती है, कंपनसेशन दिलवा सकती है। कोर्ट कंपनसेशन पे करने के लिए ऑर्डर करेगी और कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी उनसे रिसीव करेगी। अब इसको आप रीड कर लीजिए। द कोर्ट डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 के तहत रिलीज करा गया है। इफ इट थिंक्स फिट मेक एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग हिम टू पे such compensation as the court thinks reasonable for loss or injury caused to any person by commission of the offense, and क्या कर सकती है कोर्ट? डायरेक्ट कर सकती है पे करने के लिए। क्या पे करने के लिए? कंपनसेशन और सच कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग पे करने के लिए उस व्यक्ति को कह सकती है एज अ कोर्ट थिंक्स रीजनेबल। जो भी कोर्ट को सही लगता है ये रीजनेबल है उसको कोर्ट यहाँ पे करने के लिए कह सकती है। यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो अमाउंट पे करने के लिए कहा जा रहा है उसकी वसूली कैसे की जाएगी, उसे कैसे रिकवर किया जाएगा ऑफेंडर से? ठीक वैसे ही जैसे कि फाइन को रिकवर किया जाता है। जो प्रोविजन यहाँ पर फाइन को रिकवर करने के CRPC में बताए गए हैं वही प्रोविजन यहाँ पर इसमें एप्लीकेबल माने जाएंगे। द अमाउंट ऑर्डर टू बी पे अंडर सबसेक्शन 1 मे बी रिकवर्ड एज अ फाइन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ, क्लियर है?
अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अगर इस प्रकार का मामला सिविल कोर्ट में गया हुआ है तो सिविल कोर्ट के जज साहब के द्वारा जब वहां पर डैमेजेस को तय किया जाएगा तो यहाँ पर जो कंपनसेशन का अमाउंट है उसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। अ सिविल कोर्ट ट्राइंग एनी सूट अराइजिंग आउट ऑफ सेम मैटर for which the offender is prosecuted shall take into account any amount pay as or recover as a compensation under subsection 1 in awarding damages। आज मैं यहाँ पर अभी सेक्शन मैंने शुरू में बता दिया था, इसमें तो आपको मैंने इसमें टोटल 19 सेक्शन बताए गए हैं जो एक्ट हमने स्टार्ट करा है, प्रोबेशन एक्ट। आज यहाँ पर मैंने अभी सेक्शन 1 से 5 तक को ही आपको कवर करवाया है। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यहाँ तक की हमारी द्वारा दी गई क्लास कैसी लगी है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि क्लास तो आपके लिए बेनिफिशियल रहनी चाहिए, पर तब भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हम जल्दी ही इसका नेक्स्ट सेशन भी इसका करवाएंगे। तो फिलहाल इसी के साथ ही क्लास हम यहाँ पर अब कंप्लीट करते हैं।